हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट की श्रृंखला में 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और व्याख्या के ज़रिए हम आपके कॉन्सेप्ट को तैयार करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन हल करने का जो एक स्किल होता है वो आपके अंदर आ जाएगा और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। तो आइए हम अपने विषय पर आते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? तो परिमाणात्मक। ठीक, यानी परिमाण जिसका आप नाप कर सकते हैं। ठीक, आप कितने बड़े हो गए, कितने लंबे हो गए, इसका मापन किया जा सकता है, तो ये आपका वृद्धि है। आप कितने वजन हैं, कितना किलोग्राम है, ये वजन किया जा सकता है, तो ये आपका परिमाण है, ये इसी को वृद्धि कहेंगे। ठीक है। दूसरा आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 6 होती हैं। नंबर 1 शैशवाकाल, बाल्याकाल, किशोरावस्था और युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा, ये 6 अवस्थाएं हैं और सभी अवस्थाओं में विकास और वृद्धि के निश्चित सिद्धांत हैं। किसी में वृद्धि ज़्यादा होगी तो किसी में विकास ज़्यादा होगा, तो ये एक एवरेज अपना चलता है और सभी में अलग अलग है। जैसे शैशवाकाल में अगर कहा जाए तो वृद्धि जो है ये ज़्यादा होता है विकास के तुलना में। बाल्यावस्था में देखा जाए तो आपका विकास ज़्यादा होता है वृद्धि की तुलना में। किशोरावस्था में वृद्धि ज़्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे ही मतलब हर अवस्था में अलग अलग मात्रा में होता है। विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? जैसे वृद्धि तो परिमाणात्मक था, विकास क्या है? गुणात्मक अवस्था है, गुणात्मक परिवर्तन है। व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके अंदर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये वृद्धि है। लेकिन उन इन्फॉर्मेशन को आप, उन संदेशों को आप एक दूसरे से जोड़ करके एक निश्चित कोई अपना सिद्धांत निकाल लें, ये क्या है? ये विकास है। ठीक, तो यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन, जैसे हम आपसे कहें कि 2 में 2 का 2 दूना 4 होता है। ठीक, हमने आपसे ये कह दिया, आप बच्चे ने रट लिया। लेकिन अगर कभी आ जाए कि 2 + 2, तो हो सकता है आप उसे जो आपने टेबल पढ़ा है उसके ज़रिए लिख दें। मतलब जो एक दूसरे से रिलेशन है, ये समझने के लिए विकास की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप गणित के उदाहरणों को, आप गणित के जो सिद्धांत हैं उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसके ज़रिए उदाहरणों को अगर हल कर ले रहे हैं तो ये विकास है। सिद्धांतों को रट लेना, ये क्या है? ये वृद्धि है। तो शैशवावस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करता है? जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक हो गया शैशवावस्था। बाल्यावस्था 6 से 18 हो जाए, 6 से 12 हो जाएगा और 12 से 18 आपका किशोरावस्था हो जाएगा। 24 तक हो जाएगा युवा अवस्था। 24 के बाद प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था आएगा। और एक बात हम बता दें कि यहाँ शैशवावस्था ये अपने परिजनों और अपने माता पिता पर निर्भरता की अवस्था होता है। इसमें बच्चे अपने आप पे निर्भर नहीं होते हैं, वो और अपने लोगों पर निर्भर होते हैं। आगे हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5 शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मन एवं मस्तिष्क का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला है अबोध मन, जो कि 5 वर्ष तक, देखो कहा जाता है ना कि ये अबोध बालक हैं, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, तो उसी को अबोध मन 5 तक। उसके बाद उपबोध मन, उसके बाद फिर बोध मन। यानी यहाँ 12 के बाद से लोग सब कुछ समझने लगते हैं, एडल्ट हो जाते हैं।
हालांकि वो अलग बात है कि 18 के बाद माना जाता है, जो कि संवैधानिक तरीके से। आगे देखा जाए, कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? तो 1 वर्ष तक बच्चा जो है वो मुंह से कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है, जैसे दादा, मामा, दादा, मामा ऐसे बोलने लगता है, माँ ऐसे बोलता है। तो ये 1 वर्ष में उसका प्रयास रहता है बोलने का। दूसरा, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कब से कब तक है? तो 2 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था तो आपका कितना है? 6 से 12 है। तो 6 से 12 के पहले का क्या होगा? 2 से 6। तो ये आपका पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था 2 से 6 वर्ष तक। पूर्व प्राथमिक स्कूल के समय को बच्चे के पूर्व बाल्यकाल के रूप में समझा जाता है। देखो, प्राथमिक स्कूल में तो आप वही 6 में आप मतलब 6 साल के हो जाते हैं तब जाते हैं, 5 साल के समझ लीजिए। उसके पहले की जो होती है वो पूर्व बाल्यकाल माना जाता है। और इस काल में बच्चे अपने व्यवहार क्षेत्र का विस्तार करते हैं। लोग अपने दोस्तों से मिलने लगते हैं, तो ये अपने व्यवहार क्षेत्र का विस्तार करते हैं। व्यवहार क्षेत्र का विस्तार से तात्पर्य यहाँ ये भी है कि जैसे शैशव काल में है तो बच्चे जो है वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। अगर उनको एक टॉफ़ी मिल गया, अगर मान लो उनको 6-7 टॉफ़ी दे दो और कोई एक बच्चा और उनके पास में है और कह दो कि इनको दे दो, तो वो नहीं देगा। लेकिन पूर्व बाल्यकाल में 2 से 6 वर्ष वो समूह की प्रवृत्ति उनके अंदर धीरे धीरे जब डेवलप होने लगती है, एक दूसरे के साथ खेलना चाहने लगते हैं, तो फिर वो अपनी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उनके व्यवहार का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगता है, यानी आपस में बांटने लगते हैं फिर वो। उत्तर बाल्यकाल अवस्था ये 6 से 12। आगे देखते हैं, उत्तर बाल्यकाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में शुरू में शारीरिक वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, जब बच्चे में बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास व्यापक रूप से होता है। यहाँ पर देखो, जो उत्तर बाल्यावस्था है, यानी बाल्यावस्था भी कह सकते हैं 6 से 12, इसमें क्या होता है? बच्चों का जो है बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, जबकि शारीरिक विकास वो धीमी पड़ जाती है, रुकती नहीं है, धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ देखिए, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो शैशवावस्था से अलग है। देखो, बाल्यावस्था में देखते होंगे कि बच्चे बढ़ते नहीं हैं तो माँ बाप बड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, इतना ही रहेगा क्या, मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है तो वो परेशान नहीं होगा। जो लोग ये पढ़ रहे होंगे वो तो समझ रहे होंगे कि हाँ, अभी इनका बौद्धिक और नैतिक, सामाजिक ये सब विकास हो रहा है, यानी विकास हो रहा है, विकास यहाँ प्रबल है, जबकि वृद्धि थोड़ा सा धीमी पड़ गई है तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो। आगे, नैतिक विकास का काल भी इसे कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था जो है ये नैतिक विकास का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों में अनुशासन और नियम का महत्व समझने लगते हैं। आगे, किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। देखो, किस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं? तो किशोरावस्था को आंधी तूफान का अवस्था कहा जाता है। ये 12 से 18 है। बाल्यकाल में प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने के बीच के क्रम में बीच का काल है, यानी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की कड़ी है ये किशोरावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति में जैविक, शारीरिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन प्रकट होते हैं। देखो यहाँ, क्योंकि आप बालक से अब प्रौढ़ में जा रहे हैं और इसे संक्रमण काल भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर जैविक परिवर्तन होगा, शारीरिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन अलग होंगे और बहुत सारे संघर्ष भी होंगे आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके परिवर्तनों में। तो इस वजह से भी इसे आंधी और तूफान का अवस्था कहा जाता है। युवा प्रौढ़ावस्था का काल तो 18 से 40, युवा प्रौढ़ावस्था का काल 18 से 40 वर्ष तक माना जाता है। व्यक्तियों में किशोरावस्था तब तक चलती है जब तक
एक स्थिति पर आकर पूरी हो जाती है। यह कब एक स्थिति तक मतलब इसका जो किशोरावस्था पूरा होने का कोई निश्चित समय नहीं है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। आनुवंशिकता माता पिता में से बच्चे में विशिष्ट गुण का संक्रमण है। आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। यह कथन किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है कि आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। अर्थात इस कथन का अगर हम सीधे सीधे अर्थ निकालें तो जो माता पिता हैं उनके कुछ विशेष गुण होते हैं, वो बच्चों में जाते हैं जीन के माध्यम से, या तो उसी को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। तो ये रूथ वेंडिक्स ने ऐसा बोला है। आगे एक लोगों ने और ये भी एक परिभाषा है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। यानी जो संवेग है ये मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तन तथा आवश्यक पहलू है। ये किसकी परिभाषा है? एक मिनट, मैकडूगल का है ये। हमको लगता है हमने इसका व्याख्या नहीं लिया, कोई बात नहीं, मैकडूगल का है। आगे 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास हाँ है तो यहाँ किसका है? मैकडूगल का है। 13 में यहाँ इसी में दिया हुआ है, ऐसे था इसलिए दिखा नहीं, कोई नहीं। आगे देखते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो तीनों होगा। विद्यालय और शिक्षक मानसिक परिवर्तन भी प्रभावित करते हैं, संवेगात्मक, सामाजिक, तीनों। मानसिक परिवर्तन कैसे प्रभावित होता है? तो पढ़ाई के द्वारा उनका स्तर बढ़ता है, उनकी सोच डेवलप होती है। सामाजिक परिवर्तन देखा जाए तो आपस में मेल जोल, आपस में व्यवहारों में आदान प्रदान करते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। संवेगात्मक परिवर्तन उनके कैसे हाव भाव हैं, कैसे उनकी प्रवृत्तियां हैं, जैसे गुस्सा होना, नाराज़ होना, खुश होना, और ये सारी संवेगात्मक जो परिवर्तन है इनको भी प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा। किस विद्वान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? तो मारिया मॉन्टेसरी जो है वो प्राकृतिक विकास पर बल देती हैं। इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति 2.5 साल से 6 वर्ष के बालकों के बालकों के लिए बनाया है, और जिसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में मारिया मॉन्टेसरी द्वारा किया गया। यानी 2.5 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का इन्होंने विकास किया, एक पद्धति बनाई जो प्राकृतिक विकास पर आधारित है। आगे, संवेग के अंग्रेजी शब्द इमोशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इमोशन इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को किसी की उत्तेजित दशा कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से संवेग का प्रकार नहीं है। देखो, करुणा दुख ये है, घृणा वात्सल्य ये भी है, खेल कूद ये संवेग नहीं है, ये तो क्रिया है आपकी। तो यहाँ देखा जाए संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, खेल कूद संवेग से संबंधित नहीं है, जबकि शेष संवेग से है। संवेग की 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, किशोरावस्था। देखो, किशोरावस्था में बहुत सारे संवेग आपके मतलब सभी संवेगों का विकास लगभग किशोरावस्था में हो जाता है।
जितने भी संवेग होते हैं वो सारे संवेग आपके विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं किशोरावस्था में, सभी जग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक संवेग आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। ये 18वां क्वेश्चन था, इसका देख लीजिए व्याख्या क्या है। तो छात्र किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगों से घिरा होता है। किशोरावस्था गहरे संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में तीव्र रूप से परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन मुख्य रूप से शारीरिक तथा मानसिक विकास में होते हैं। मानव विकास में किशोरावस्था का विशेष महत्व है। आगे, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। किस विद्वान के ये विचार हैं? तो जे.एस. रास कहते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यहाँ रागात्मक तत्व, ये रास जी के विचार हैं, जे.एस. रास। आगे 20वां क्वेश्चन, बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वयः सीमा का क्या प्रभाव होता है? मतलब जो वयः सीमा है वो सीखने में किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो पहला, शिक्षा वय सीमा से परे है, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षा जो है वय सीमा से परे नहीं है। आगे, शिक्षा बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। ये सही है। जैसे अगर हम एक 2 साल के बच्चे को काखा अगर ना पढ़ा के सीधा उसको संविधान पढ़ाने लगे तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं था। अभी उसको बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई बिल्कुल भी मनोविज्ञान ना पढ़ा हो और कह दिया जाए कि भैया हम आपको 30 में 30 दिलवा देंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब कहना गलत होगा, क्योंकि 30 में 30 वही पा सकता है जिसके पास थोड़ा सा समझ भी हो शिक्षा मनोविज्ञान का, तभी वो 30 में 30 पाएगा। और उसके लिए आपको कुछ बुक को पढ़ना होगा। जैसे अगर कोई नहीं पढ़ा है, कभी शिक्षा शास्त्र भी नहीं लिया है और या समाज शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, मतलब हम कक्षा 10 का कोई लड़का है, और जाहिर सी बात है कक्षा 10-11 वालों को कहाँ, 11 वालों को थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा, लेकिन 10 तक के बच्चों को नहीं पता होगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अब उनको क्वेश्चन दे दो कि भैया ये, उनको पढ़ा दो, बोल दो कि हाँ अब इसको, तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। आप उसके लिए कितना तैयार हैं, आप शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हैं क्या? तभी शिक्षा आपको, वो शिक्षा सफल होगा। आगे, हल्की उम्र में भारी ज्ञान निष्फल होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई बच्चा हल्के उम्र में भी भारी ज्ञान ले सकता है, अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो तो। किसी ज्ञान का सीखना अभिरुचि के ऊपर निर्भर करता है, ये भी जरूरी नहीं है, बिना अभिरुचि के भी सीख सकता है। बच्चे का मस्तिष्क शरीर के आकार प्रकार के साथ विस्तृत होता है, अतएव किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। अब क्लास में चले जाओ और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगो और पता चला जो बच्चे बैठे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। अब 5 का बच्चा है जो कि 4 तक ही का पुस्तक पढ़ा है और उसको 12वीं का मैथ लेके पढ़ाने लगो तो उसको समझ में आएगा? सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसको समझ, वो तैयार ही नहीं है। और हाँ, यहाँ मानसिक रूप से तैयार होने का एक उदाहरण आपको अगर हम बताएं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्लास में जब पढ़ते रहते हैं और ज़्यादा पढ़ लिए, उसके बाद जब टीचर पढ़ाने लगते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। बहुत भारी चीज़ भी बहुत हल्की चीज़ भी भारी लगने लगती है, ऐसे लगता है सर के ऊपर से जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार भी नहीं थे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब क्लास बांटा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ भी कठिन और सरल का अल्टरनेट रखा जाता है, सब्जेक्टों का अल्टरनेट होता है
कि पहले सरल फिर कठिन, सरल फिर कठिन ऐसे रखा जाता है। शुरुआती सब्जेक्ट जो है वो सरल रखा जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे घर से तुरंत आए रहते हैं तो उनका मन अभी वहाँ स्कूल में नहीं लगता है, वो घर पे लगा रहता है, इसलिए भी सबसे पहले सरल सब्जेक्ट रखा जाता है। उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि हाँ अब आप पढ़ने चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे, विद्यार्थियों में अध्यावसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? यानी उनके अंदर जो है पढ़ने की जो हैबिट है वो विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमीय रूप से विकसित करेंगे, ये भी सही है। विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर, सामान्य से निम्न का लेबल नहीं देखना चाहिए, ये भी सही है। भाई अगर हम ये देखें कि हाँ ये बच्चा बहुत तेज़ है, इनको अलग से पढ़ाएं, उनको अलग से पढ़ाएं, तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। सबको पढ़ाना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट किया जाता है, बस इतना ही है। बाकी साथ में सब पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामों से परिचित कराना चाहिए, ये भी सही है। अब कोई भी, अब ये थोड़ी है कि भैया तुम ये पढ़ रट डालो तुमको अच्छा नंबर मिल जाएगा, तो ये एक आयाम हो जाएगा, ठीक। यानी इससे क्या होता है, अगर विद्यार्थी किसी एक आयाम को ही ध्यान में रखकर पढ़ता है तो फिर उनमें हीन भावना आएगी, क्योंकि सभी बच्चे तो टॉपर नहीं हो जाएंगे। और अगर एक बच्चा टॉपर नहीं हुआ, मतलब एक ही लड़का टॉपर हो रहा है, तो बाकी तो फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। तो ऐसे में हमको बताना पड़ता है कि हाँ ये बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर लाता है, तो दूसरा बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पर सफलता के बहुआयाम से परिचित कराने के लिए जो शिक्षेतर गतिविधियाँ होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे। आगे हम देखते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये एरिक्सन ने कहा है। मतलब जो किशोरावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा संघर्ष का विरोध का सामना करते हैं, तो वहाँ पे भी शैशवावस्था की जैसी पुनरावृत्ति होती है, तो एरिक्सन ने ऐसा कहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर एवं संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ एवं संवेग के प्रकार से भिन्न सुमेलन कौन है? अच्छा, एक तरफ मूल प्रवृत्तियाँ रखी हैं, दूसरी तरफ संवेग है, किसी में थोड़ा गलत दिया होगा। जैसे जिज्ञासा, आश्चर्य, यानी आश्चर्य आपके अंदर रहेगा, जिज्ञासा। हास यानी हंसने का, तो आमोद से। काम, कामुकता से। पलायन, खुशी नहीं है, भय, यानी कोई अगर भागता है तो खुशी से नहीं भागता है, वो भय से पलायन करेगा, किसी चीज़ से डर के पलायन करेगा, ठीक। तो यही गलत है यहाँ पे। बाकी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, ये किसका विचार है? यानी किशोरावस्था ये बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का परिवर्तन काल है, इसको कुल्हन ने कहा है। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया, वाटसन थे जो फोबिया पर कार्य किए थे। और नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार क्या हैं? यानी जो नवजात शिशु होता है वे संवेगात्मक वार्तालाप आपसे कैसे करेगा? बोल के तो करेगा नहीं कि हाँ हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें भूख लगी है। वो हंसना रोना, जैसे अगर छोटे बच्चे को देखते हैं जो बोल नहीं सकता है, तो अगर वो खुश है तो वो हंस के बताएगा, उसको भूख लगी है तो रो के बताएगा, उसको लैट्रिन लगी है तो वो रो के बताएगा। मतलब हर चीज़ वो रो के हंस के अपनी सारे संवेगों को आपको बताएगा। आगे, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? समूह की आयु। यहाँ पर बाल्यकाल जो है, बाल्यावस्था सामूहिक खेलों का समय कहा जाता है।
बालक एक दल या टोली बनाकर किसी पार्क मैदान में उछल कूद ये सब करके आनंद का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्तियाँ बहुत अधिक होती हैं। तो जो बाल्यावस्था है ये समूह की अवस्था है। इसमें बच्चे जो है समूह बना के खेलने, काम करने, मतलब मेन चीज़ यहाँ खेलने और आनंद लेने की बात है, तो वो लोग टोली में चलते हैं। आगे देखते हैं 28वां, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है तो किशोरावस्था में। मतलब यहाँ पे अगर वो कोई काम कर रहा है तो समाज के नज़रिए से करता है कि क्या ये समाज में सही है, अगर सही है तो ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए किशोरावस्था बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है। ये किसी एक व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकता है और अपराधी भी बना सकता है। मान लीजिए अगर आप लोग उनके अच्छे कार्यों को मान सम्मान पुनर्बलन की दृष्टि से अगर उनको आपने किया तो वो बहुत अच्छा आदमी बन सकता है और वो अच्छे अच्छे कार्यों को करेगा। लेकिन अगर आप उन्हें मतलब हीन भावना से या फिर उनको उनके गलत कार्यों को सही दिशा में अगर उनके जो जो दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं, मतलब कुछ प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ गलत भी हो सकती हैं। जैसे क्रोध, मान लो क्रोध ठीक है लेकिन बहुत क्रोध करना गलत हो गया। अगर उनको क्रोध जहाँ आ रहा है वहाँ उनको शांत करके किसी और कार्य में लगा दो, यानी मोटिवेट करना, उनके कार्यों उनको सही दिशा प्रदान करना, अगर ये करना अगर आ गया तो समझ लो किशोरावस्था आपका वरदान साबित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो। माता पिता के साय से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। अच्छा, किस अवस्था में? तो पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में जो है बालक में लैंगिक तथा मनोवैज्ञानिक जागृति प्रारंभ होती है। इस अवधि का प्रारंभ 10 से 14 वर्ष की आयु होता है। मध्य किशोरावस्था स्वतंत्रात्मक तथा प्रयोगात्मक वृद्धि का समय होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है, यानी किशोरावस्था में ऐसा कौन सा फैक्ट है जिसका नहीं पड़ता है? रुचियाँ, सामाजिक प्रभाव को कौन सा नहीं प्रभावित करेगा? आवश्यकताएं तो सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे, नज़रिया भी प्रभावित करेगा, असुरक्षा भी प्रभावित करेगा, लेकिन रुचि नहीं करता है। ठीक, तो आज हमारा ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि हम सुपर टेट और टेट तक आपकी ये श्रृंखला को बहुत अच्छे से पूरा करें। सो धन्यवाद।